हेलो गाइस, कैसे हो यार आप सब। आई होप आप लोग एकदम ठीक होंगे। तो यार ये वाला वीडियो आपको थोड़ा सा स्पेशल रहेगा। इसमें हम लोग आपको पता होगा कि एसएससी सीजीएल 2020 के फॉर्म्स आपके रिलीज हो चुके हैं। ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे यार कि हम लोग की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए इसके लिए। ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, एसएससी सीजीएल 2020 की आपकी स्ट्रेटजी, कंप्लीट स्ट्रेटजी का ये वीडियो है। पूरा आप लोग लास्ट तक देखिए, फॉलो करिए यार, बहुत आपको इसमें हेल्प मिलने वाली है। ठीक है। क्या सही प्लानिंग होनी चाहिए, प्लानिंग कैसे करनी है हमको, टाइम टेबल क्या फॉलो करना है ये भी आपको बताऊंगा। ठीक है। और यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसमें आप लोग सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हो वो है मॉक कैसे लगाने हैं, मॉक पेपर्स। ठीक है। पूरे 5 महीनों तक आपको क्या करना है, अगले 5 मंथ्स में सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। सारी चीजें आपकी डिस्कस होने वाली है यहाँ पर इस वीडियो में। थोड़ा लंबा रहेगा वीडियो। ठीक है। आखिरी तक देखना आप लोग। तो यार जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। नया पेज ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। थोड़ा सा अच्छा सा रखेंगे इसे, प्रेजेंटेबल टाइप का, ताकि आपको थोड़ी आसानी रहे। ओके। ऐसे ठीक है। अब मैं बताता हूँ सब्जेक्ट वाइज आपको। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका मैथ्स के साथ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स कितने मार्क्स का है। 50 नंबर आपका प्री में और 200 नंबर आपका मेंस में। इतने नंबर का आपका मैथ्स आना आना है। ठीक है। तो मैथ्स पे कमांड होना बहुत जरूरी है भाई, ये तो आप लोग समझ ही चुके हैं। इन 250 नंबर में आपको कम से कम 230 240 सिक्योर करने हैं अगर आपको फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचना है तो। ठीक है। उतने नंबर कैसे आएंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे हम अपना लिख लेते हैं टारगेट। ठीक है। कितना टारगेट कर रहे हैं हम लोग का, टारगेट है इन 250 नंबर में 230 प्लस हमको लानी है। ओके। 250 में 250 इसलिए नहीं बोला क्योंकि एक आध क्वेश्चन तो ऐसा होगा जो आपको नहीं आएगा। इनफैक्ट एक आध दो नहीं, 5-6 ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं पेपर में जो आपको ना आए। ठीक है। नॉर्मल बात है, मुझे भी नहीं आते, कोई बड़ी बात नहीं। टारगेट आपको 230 प्लस रखना है। ठीक है। और इस टारगेट को अचीव आप कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। मैथ्स के बारे में जितना भी है सब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके। मैथ्स की सबसे पहले बात करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैथ्स में डिवीजन क्या क्या है। ठीक है। अगर मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ तो मैथ्स में आपका अरिथमेटिक और एक है आपका एडवांस। ठीक है। ये दो आपके डिवीजन हो गए मैथ्स में। हमको इसी में से कुछ करना है। ओके। अर्थमेटिक एडवांस आप दोनों को बराबर मान सकते हैं। आप दोनों को मान लीजिए ये 50% आएगा आपका पेपर में, ये आपका 50% आएगा। ठीक है। अगर आप डीआई को एडवांस में मान लेते हैं या नंबर सिस्टम को अर्थमेटिक में मान लेते हैं तो ये वेटेज बराबर हो जाता है। ठीक है। अब मैं टॉपिक्स आपको बताने नहीं वाला क्योंकि टॉपिक्स आपको पहले से पता होंगे। सिलेबस सब लोग को पता है। एडवांस का सिलेबस में बता देता हूँ, ज्यादा लंबा नहीं होता। एडवांस में आपका सबसे पहले आता है सबसे इंपॉर्टेंट जियोमेट्री। सेकंड नंबर पे आपका आता है, कलर चेंज कर लेते हैं, सेकंड नंबर पे आपका है एलजेब्रा। ओके। थर्ड पे आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। फिर आपका मेंजुरेशन। अगर आप लोगों को ये पहले से पता तो आप वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं, मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम खराब हो। ओके। और आपका फाइनली क्या बच जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस। और कौन सा टॉपिक आपका रह गया, एलजेब्रा में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आता है। ठीक है। कुछ क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बनते हैं पेपर में। और आपका सिंप्लीफिकेशन भी आप एडवांस में मान सकते हैं। ठीक है। सर्च इंडेक्सेस वाला। और कुछ रहेगा तो आप मेरे को बता देना। ओके। इतनी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए यार। ठीक है। इनफैक्ट इससे ज्यादा आपको पता होना चाहिए, और भी बहुत कुछ है। अब मैं अर्थमेटिक के बारे में ज्यादा आपको बताऊंगा नहीं। ठीक है। अर्थमेटिक में आपको पता है आपके टॉपिक्स कौन कौन से रहते हैं, परसेंटेज आपका, प्रॉफिट लॉस, आपका रेशियो प्रोपोर्शन, आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस, आपका टाइम एंड वर्क। ठीक है। फिर आपका क्या हो जाता है, मिक्सचर एलिगेशन। ओके। उसके बाद आपका होता है एवरेज, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। ये कुछ आपके टॉपिक्स हैं और एसआईसीआई को तो भूल ही नहीं सकते, सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स आपके अर्थमेटिक के। ओके। और वो आपके जो लिखे हैं उधर ये एडवांस के। इतना आपको सिलेबस कवर करना है लमसम। ठीक है। एक बहुत ही रफ आइडिया दिया है मैंने आपको, आपको करना कितना कवर है, जितना आपको करना है और कैसे करना है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके। एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, लंबा वीडियो रहने दो, बस आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। ओके।
नया पेज ऐड कर लिया मैंने, लाइंस लगा लेते हैं इसमें, ये आपके लाइंस आ गए। ओके, ब्लैक कलर से लिखते हैं। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि मैथ्स आपको कंप्लीट कैसे करना है, हाउ टू डू। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि मैथ्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसे अप्रोच कैसे रहना चाहिए हमारे से फिनिश करने का। हम मान के चलता हूँ कि आपको मैथ में कुछ नहीं आता, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि भाई आप 0 लेवल पर हैं, उसके हिसाब से बताता हूँ हाउ टू अप्रोच। सिलेबस को कैसे अप्रोच करें, कैसे कंप्लीट करें मिनिमम टाइम में, ठीक है, ये मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। सबसे पहली बात, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, उन पॉइंट्स को आप याद रखिए, कभी आप भटकेंगे नहीं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपका है वीकली टारगेट। डेली टारगेट मत बनाओ, वीकली टारगेट पहले बनाओ, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका डे आज मंडे है, ठीक है, अगर आप मंडे को इस वीडियो को देख रहे हो तो आप ये डिसाइड करो कि अगले नेक्स्ट वीक में मेरे को क्या करना है। ठीक है, अब यार वीकली टारगेट क्या होगा, अगर मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ तो मेरा वीकली टारगेट ये होना चाहिए, अगर मैं प्रॉफिट लॉस पढ़ रहा हूँ तो मैं 3 दिन में प्रॉफिट लॉस को कंप्लीट कर सकता हूँ। तो मेरा वीकली टारगेट होना चाहिए कि मुझे 2 टॉपिक्स फिनिश करने हैं अर्थमेटिक के। एग्जाम्पल के लिए 2 टॉपिक्स अरिथमेटिक के। कंप्लीट क्या प्लानिंग है मैं आपको बताऊंगा आगे भी, लेकिन फिलहाल के लिए ये मेरा टारगेट है कि 2 टॉपिक्स मुझे अरिथमेटिक के कंप्लीट करने हैं, है ना। अब यार ये वीकली टारगेट इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहली बात ये है भाई, वीकली टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यार अगर आप डेली टारगेट से भटक रहे हो ना, तब आपको वीकली टारगेट आपके माइंड में आएगा, आपको ये याद आएगा पता है डेली टारगेट में क्या प्रॉब्लम है। डेली टारगेट तो बनाना है ही, वो तो हम बनाएंगे, उससे पहले प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। एक आपका क्या रहेगा, डेली टारगेट। ओके, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। डेली टारगेट में मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आपको क्या रखना है कि मुझे आज क्या करना है। आपका रोज का डेली टारगेट क्या होना चाहिए कि मुझे 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। 100 क्वेश्चन या तो ना तो बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, ठीक है, ये एकदम परफेक्ट अमाउंट है, इतना आपको प्रैक्टिस करना है, ये परफेक्ट है 100 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको एकदम उंगली पकड़ के चलना है तो मैं बता रहा हूँ कि 100 ही क्वेश्चन करो। ठीक है, 50 मत करो, 150 ही मत करो, बस 100 क्वेश्चन करो। अगर मैं मान के चलूँ कि आज से पेपर में आपके 5 मंथ्स हैं, 5 मंथ्स को अगर मैं डेज में कन्वर्ट करूँ तो 150 दिन हो गए। इसमें भी मैं अगर मैं मान लूँ आपके बर्थडे पार्टी वगैरह जितने भी दिन में हटा दूँ, कुछ हॉलीडेज कुछ मौज मस्ती मार ली, तो आपके 120 दिन में मान लेता हूँ, ठीक है, जिनमें आप पढ़ाई कर रहे हैं। आप खुद बताओ, अगर आप डेली 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो 120 दिन में कितने हो जाएंगे, 12,000। आपको नहीं लगता कि इतना क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, ठीक है, इतना क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, खुद ही देखिए आप लोग। ठीक है, तो आपको डेली 100 क्वेश्चन करने हैं, कैसे कैसे करने हैं ये भी बताऊंगा, आराम से चलेंगे, लंबा वीडियो चलने दो भाई। ठीक है, टाइम भले ही लग जाए लेकिन पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एकदम अंदर तक घुस के बताना है कि कैसे अप्रोच रहना चाहिए। ओके, डेली आप, मैंने बताया आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करने कैसे हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि आप पहला ही क्वेश्चन उठा लें वो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आप करने बैठ जाएं। ठीक है, उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी अभी तैयारी कितनी है। ठीक है, आपकी तैयारी कितनी है, ये मेरा सवाल आपके लिए है, आपकी प्रेजेंट प्रिपरेशन कितनी है। ठीक है, अब आपके 2 जवाब हो सकते हैं। पहला जवाब होगा कि मेरी प्रेजेंट प्रिपरेशन अच्छी है, मैं पहले पेपर दे चुका हूँ, ठीक है, और मैं बस प्रैक्टिस करूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा आपका हो सकता है कि मेरी प्रिपरेशन अभी खराब है, मुझे अभी ज़्यादा कुछ नहीं आता, मैं अभी भी नया नया इस फील्ड में आया हूँ। ठीक है, इन दो में से आपके कोई भी आंसर हो सकते हैं। ठीक बात। तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिन लोगों की प्रिपरेशन थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है, उनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा स्पेस बनाते हैं। ठीक है, साफ सुथरा रखेंगे वाला वीडियो। जिन लोग की प्रिपरेशन अच्छी है ना यार, उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, उनको बस स्मार्ट तरीके से खेलना है। जिन लोग की प्रिपरेशन अच्छी है, प्रिपरेशन अच्छी है, उनको क्या करना है, उनको मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, उन लोग को ये करना है कि उनको प्रैक्टिस करनी है, बस प्रैक्टिस, उनको नए कॉन्सेप्ट नहीं सीखने हैं, प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। और वो कहाँ से करनी है मैं आपको बताता हूँ। ठीक, प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस, ये आप याद रखिए। दूसरा पॉइंट जो मुझे बताना है, उनको भी 100 क्वेश्चंस करने हैं भाई, ऐसा नहीं कि उनके ने पहले से पढ़ाई कर रखी है
तो उनको कुछ नहीं करना, उनको 100 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और वो कहाँ से करने हैं? उनको शीट से करने हैं डायरेक्ट। कौन सी शीट है वो भी आपको बताता हूँ, ओके। अब देखिए भाई, करना आपको ये कि भाई मार्केट में बहुत सारे टीचर्स हैं आपके अच्छे अच्छे, एएस, जीपी, ठीक है, आरवाई, आपको इन सबके फुल फॉर्म पता होंगे, ओके। इनके आपको शीट्स टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, थोड़ा सा मेहनत करोगे मिल जाएंगी, ठीक है, सर्च करने पर। अब खुद तो डाल नहीं सकता, बिकॉज क्या फ़ायदा किसी लफड़े में फंसना, ठीक है, क्यों फंसूँ किसी लफड़े में। आप लोग ढूंढ लेना, मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। इनमें से जो आपको पसंद है उस एक आदमी की, सबकी नहीं, इनमें से किसी एक की, यू हैव टू पिक वन अमंग देम, वन ओनली, ठीक है। इनमें से कोई एक आदमी लेना है, उसकी आपको शीट सारी डाउनलोड करनी है। और डाउनलोड फोन में नहीं करनी है, डाउनलोड लैपटॉप में करनी है। जितनी पढ़ाई करनी है लैपटॉप से करनी है, फोन से कोई नहीं पढ़ेगा। फोन से जिसने पढ़ाई करी उसकी नौकरी नहीं लगेगी, ये मैं लिख के कह रहा हूँ। क्योंकि पेपर जब आप देते हो ना, जब आप क्वेश्चन बनाते हो, वो आप लैपटॉप स्क्रीन से देख कर बनाओ। गर्दन ऊपर नीचे करने की आदत डालो, क्योंकि वही आपके काम आएगा। जितनी पीडीएफ है लैपटॉप में डाउनलोड करो। फोन से पढ़ के भी सिलेक्शन बहुत बच्चों ने लिया है, लेकिन मेरी बात मानो तो लैपटॉप से बहुत पढ़ाई करो, बहुत बेनिफिट मिलेगा यार आपको, मैं बता रहा हूँ, मैंने ट्राई करा है, ठीक है। फोन से पढ़ने की आदत छोड़ दो, ठीक है। लैपटॉप इन शीट्स को डाउनलोड करो और टॉपिक वाइज चलो, ठीक है, टॉपिक वाइज, मिक्स करके मत चलो। मिक्स करने से मेरा क्या मतलब है, अब जिन लोगों की प्रिपरेशन अच्छी है ना, वो लोग ये जानते होंगे कि मैथ्स में होता क्या है कि आपका कुछ टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा रहता है, ज्योमेट्री, फिर आपका क्या हो जाता है, एलजेब्रा, आपका ट्रिगो हो जाता है, ठीक है। ये टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं, इनका वेटेज बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा। ज्योमेट्री का वेटेज इनफैक्ट पेपर का 18% है, ठीक है। कितना ज्यादा होता है आप लोग खुद सोच लीजिए, 15% से 18%, ओके। तो ये लोग क्या करते हैं कि इन्हीं टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करते हैं। ऐसा नहीं करना यार, आपको ये ध्यान रखना है कि जब से टीसीएस ने पेपर लेना स्टार्ट किया है, ये सारे टॉपिक्स आपके ईजी आ रहे हैं, तीनों के तीनों बहुत ईजी टॉपिक्स आ रही हैं, ठीक है। आपको टॉपिक वाइज चलना है अरिथमेटिक से। सबसे पहले अरिथमेटिक को उठाइए, 5 महीने का टाइम बहुत है आपके लिए, ठीक है। अरिथमेटिक को उठाइए और सीक्वेंस में चलिए, सीक्वेंस में। सीक्वेंस तो आप लोग को अभी तक पता चली गया होगा। सबसे पहले आपका परसेंटेज, उसके बाद प्रॉफिट लॉस, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन के बाद आप लोग कौन सा टॉपिक उठा सकते हैं, टाइम एंड वर्क उठा सकते हैं, अच्छा टॉपिक है। फिर आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस के बाद एवरेज, और लास्ट में आपका SICI। ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। जिसकी भी आप शीट ले रहे हैं, इस सीक्वेंस में शीट को प्रैक्टिस करिए, उस शीट के क्वेश्चन को लगाइए, ठीक है। हो सके तो उस शीट के क्वेश्चन को 2 बार लगा लीजिए, अगर आप पे बहुत टाइम है तो, ठीक है। एक बार लगा लेंगे बहुत है मेरे हिसाब से, ओके। इतना आपको करना है, क्योंकि जिन लोगों की प्रिपरेशन अच्छी है ना, उनको मैं कुछ नया नहीं बताना चाहता। वो लोग पहले से जानते हैं कि हम पेपर में इतने नंबर से रह गए थे, हमको इतने नंबर लाने हैं, तो हम कैसे ये ला सकते हैं। उनको ज़्यादा बताने की कोई जरूरत है ही नहीं, उनको बस खुद पे भरोसा रखना है। उनने जो पढ़ाई करी है, जितनी कर ली, जितना उनको बेसिक आता है, जितने ट्रिक्स उनको आते हैं, वो बहुत है। उतने से नौकरी आपकी लग जाएगी, ठीक है। अब बस आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सेम आपके लिए, आप डेली 100 क्वेश्चन करेंगे 120 दिन तक, तो कितने क्वेश्चन हो गए, 12,000 क्वेश्चन हो गए। 12,000 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिनको आपने प्रैक्टिस करा है, और पेपर इन्हीं से फंसेगा, ठीक है। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये जितने भी टीचर्स हैं मुझे इन पर पूरा भरोसा है। इनका जो कंटेंट है 100% परफेक्ट है, 100% सॉलिड कंटेंट है इन लोग का। किसी का फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, आंख बंद करके। रिजल्ट आपको सेम मिलेगा अगर आपने ईमानदारी से मेहनत करी तो, ओके। अब मैं अगले लोगों की बात करता हूँ जिनकी प्रिपरेशन अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। उन लोग को क्या करना है, तो यार जिन लोग की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है अभी, मतलब जिन लोगों ने जस्ट स्टार्ट करा है, तो कुछ गड़बड़ नहीं है, आराम से हो जाएगा। इनफैक्ट आप उन लोगों से आगे भी निकल सकते हैं जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे होगा बताता हूँ मैं। उन लोग को थोड़ी और हिसाब से चलने की जरूरत है, ठीक है। मैं मान के चलूँ कि अभी आप बिगिनर हैं, ओके। बिगिनर्स को क्या करना है, बिगिनर की स्पेलिंग गलत लिख दी यार मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, जो लिख गई वो लिख गई। बिगिनर्स लोग को क्या करना है, सबसे पहले बिगिनर लोग को पैनिक नहीं होना है, क्योंकि बिगिनर लोग को क्या होता है ना, बिगिनर लोग सबसे पहले मॉक दे देते हैं। जो कंपनी का नाम टी से स्टार्ट होता है या ए से स्टार्ट होता है, और भी बहुत सारे नाम है,
उनके वो मॉक दे देते हैं, या जी से स्टार्ट होता है, इनके मॉक मत दे देना यार अभी, ठीक है, क्योंकि अगर आपने इनके मॉक दे देना तो आपके उसमें नंबर आएंगे ही नहीं। आप उसमें 200 में से कितने नंबर लाओगे, 100 या 120, और ये देख के आप इतने डिमोटिवेट हो जाओगे कि आपका पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। सच बता रहा हूँ, इन मॉक को भूल जाओ, ठीक है। इन मॉक में मेरे भी कभी नंबर नहीं आए और ना आने वाले हैं, ये मैं जानता हूँ। बहुत कोशिश कर ली इन मॉक को देने की, इनमें कभी नंबर आए नहीं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ इन मॉक को कभी मत दे देना गलती से। बिगिनर्स को कुछ लोग सजेशन दे देते हैं कि पहले आप एक मॉक दो और अपना प्रिपरेशन जज कर लो। मैं बता रहा हूँ आपको प्रिपरेशन आपका, अभी आपका प्रिपरेशन कुछ भी नहीं है, आपको भी कुछ नहीं आता, ठीक है। ये मान के चलो मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो खुद को मॉक देने को कोई मतलब ही नहीं है, ओके। अभी के लिए कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है मैं बताता हूँ अच्छे से। आप लोग को करना है यार ये है कि आपको भी टॉपिक वाइज चलना है, लेकिन आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। टॉपिक वाइज चलने में सबसे पहले आपको उस टॉपिक की थ्योरी कंप्लीट करनी है, ठीक है। थ्योरी यार बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पता है। इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि जिन भी लोग का लास्ट ईयर सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन लोग के जो प्रिपरेशन थी उसमें थ्योरी की कमी थी। अगर वो लोग थ्योरी से अच्छे से करे होते तो उनका सिलेक्शन हो गया होता। तो अगर आप इस पार्ट को मिस ना करें तो आप एक बार में सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। आपको थ्योरी अच्छे से करनी है, आपको बेस जो है वो मजबूत बनाना है। आपको जो बेस है ना वो सॉलिड होना चाहिए, ओके। ये आपको याद रखना है, बेस बनाना है। बेस बनाने का मतलब क्या है, बेस बनाने का मतलब ये है कि अगर मैं प्रॉफिट लॉस पढ़ रहा हूँ तो मैं प्रॉफिट लॉस में सब कुछ पढ़ूँ, कौन कौन सी ट्रिक्स हैं, कैसे अप्लाई कर सकता हूँ मैं प्रॉफिट लॉस में, मैं डेविएशन को कैसे यूज कर सकता हूँ, ये चीज आप पढ़ें, ठीक है। प्रॉफिट लॉस में डेविएशन आप पढ़ें, प्रॉफिट लॉस में आप परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रॉफिट लॉस में आप रेशियो को कैसे घुसा सकते हैं और कैसे उनसे क्वेश्चन बना सकते हैं। ये सब आप धीमे धीमे सीखेंगे, लेकिन ये सब चीज आप थ्योरी से सीखिए, ठीक है। थ्योरी से आपको ये सब सीखना है, और अभी आपको क्वेश्चंस नहीं लगाने, आपको केवल वीडियो लेक्चर्स देखनी है। थ्योरी आपको जहां से समझ में आती है वहां से देखिए, अपने नोट्स बनाइए। सबसे इंपॉर्टेंट, अपने नोट्स बनाइए। देखिए मेरे जो मार्क्स आए उनमें इन नोट्स का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। पेपर में आधे क्वेश्चन तो नोट से ही थे, मेरी बात मानिए, उन्हीं कॉन्सेप्ट से थे, सेम डिट्टो, ठीक है। बस वैल्यूज बदली हुई थी और वो वैल्यू खुद पुट करनी थी। अगर आपने ये थ्योरी देखकर प्रॉफिट लॉस की अगर मैं बात करूं तो आपको एटलीस्ट प्रॉफिट लॉस का 5 आवर्स तक, जहां भी आपको वीडियो, आपको जो टीचर पसंद हो, 5 आवर्स 6 आवर्स आपको पहले वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं कि यार प्रॉफिट लॉस में है क्या, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, मैं सेलिंग प्राइस बता सकता हूँ, लेकिन इतना नहीं है एक्चुअल में। पेपर में उससे थोड़ा ज्यादा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर उतना आगे तो सभी लोग कर देंगे। तो आपको पहले थोड़ा वीडियो कंटेंट देखना है, आपको थोड़े लेक्चर्स देखने हैं, उन लेक्चर से आपको नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स। मैं अपना सैंपल डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप देख सकते हैं, आपको वैसे ही नोट्स बनाने हैं, ओके। एक बार जब आपका एक काम हो गया तो अब आप उन लोग के लेवल तक पहुंच चुके हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, ओके। एक बार आप यहां तक पहुंच गए, अब आपको क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस शीट उठानी है। अब आपको भी टॉपिक वाइज ही चलना है। अब आपको प्रैक्टिस शीट उठानी है इतना करने के बाद, ठीक है। और अब आपको वो करना है जो मैंने पहले बताया कि आप डेली 100 क्वेश्चंस इन प्रैक्टिस शीट के लगाना स्टार्ट करिए। अब जरूरी नहीं है कि 100 के 100 आप बना ही लेंगे, इन 100 में हो सकता है कि आपको केवल 70 ही बन पाए, आपके 80 बन पाए। आपको घबराना नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो आपके ना बने वो आप आपस में डिस्कस करिए, उनको सॉल्व करिए, उनका सॉल्यूशन अलग से नोट करिए। जो ये 20 क्वेश्चन आपके नहीं हुए ना, इनको जो नहीं बने आपके, इनको आपको जरूर नोट्स में लिखना है, इन्हीं वाले नोट्स में, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आपको इन नोट्स में लिखना ही लिखना है, ओके। ये बात आप याद रखना। और आप लोग को यार क्या करना है कि आप लोग को वीकली जो टारगेट रहेगा, ये तो डेली का आपका हो गया, आपको डेली क्या करना है, वीकली आपको ये करना है कि आपको एक टॉपिक फिनिश करना है, वन टॉपिक फिनिश, वन टॉपिक अरिथमेटिक का और वन टॉपिक आपका एडवांस का। ये आपका टारगेट होना चाहिए, इतना मेरे को फिनिश करने का ट्राई करना है, ठीक है भाई। इतना आपको करना है। थोड़ा डिफिकल्ट होगा मैनेज करना, बट मैथ्स अगर आप डेली कितने आवर्स पढ़ेंगे, 2 आवर्स पढ़ेंगे, तो आप ये कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है 2 आवर्स या आप 3 आवर्स ले लीजिए यार। आप बिगनर हैं, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है आजकल। इस तरीके से आपको चलना है। टॉपिक का प्रेफरेंस वही रहेगा जो मैंने आपको पहले बताया, सीक्वेंस में जाना है, हड़बड़ाना नहीं है। ये नहीं देखना है कि ज्यादा नंबर का क्या रहा है वो मैं पहले कर दूं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत टाइम है, 5 महीने बहुत होते हैं भाई। कहने के लिए लोग कहते हैं कि केवल 5 ही महीने बचे हैं, 3 महीने भी बहुत होते हैं। इनफैक्ट 5 महीने आप पर हैं, बोनस टाइम है, उसका पूरा यूज करिए, ठीक है।
और ये मैं बता ही नहीं रहा आपको कि आपको कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि आपको जो पसंद है, जो टीचर आपको अच्छा लगता है, आपको मेरा पढ़ाई को समझ में आता है तो आप मेरे चैनल पर देख लीजिए, इस पे जो जो पढ़ा है आप वो पढ़ लीजिए, आपका वहाँ से भी हो जाएगा। आपको कहीं और से अच्छा लगता है तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए। आपकी पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे बोलने पर कि आप मेरा वीडियो देखो, उस चक्कर में आप पढ़ ही ना पाए बिकॉज आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ में ना आए। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा सा फास्ट पेस्ड है, ठीक है। मेरा जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं स्लो नहीं पढ़ा पाता, मैं अपने आप तेज हो जाता हूँ और चीज़ें जल्दी जल्दी खत्म होती है, क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। अब कुछ लोग को समझ में आ जाते हैं, कुछ लोग को नहीं आते हैं, बट जिनको समझ में आते हैं वो पेपर में करके आते हैं, इतना मेरे को पता है, ठीक है। अगला मैं बताता हूँ आपको कि मॉक का क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। मॉक का क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले तो जितनी भी वेबसाइट है, टी वाली, ओ, जी और ए नाम से जो है, जितनी भी हो यार, जितनी भी मॉक की वेबसाइट है, कंपनी है, इनका कोई मॉक ले मत लेना, ठीक है। कोई जरूरत नहीं किसी का कोई मॉक लेने की, सब फालतू है, सब फालतू है एकदम, याद रखना मेरी बात, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर सेट बनानी है। प्रीवियस ईयर सेट, प्रीवियस ईयर सेट कहाँ से मिलेंगे बताता हूँ कहाँ से मिलेंगे। क्रैक्यू करके वेबसाइट है, सर्च कर लेना, यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर सेट बन जाएंगे फ्री में, ठीक है। इनको आपको बनाना है। अब आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो जितने भी 2017 से 2019 तक जो आपका सीजीएल के सेट्स हैं प्लस सीएचएसएल के, इतने क्वेश्चन आपको करने हैं प्रैक्टिस, ऑल दीज क्वेश्चंस। बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे, बात मानिए, इतना ही आप बना पाएंगे पेपर के टाइम तक, इतना करना है। इतना अगर जिसने पूरा ईमानदारी से कर लिया, जिसने ये 100% कर लिए सारे क्वेश्चंस, उसका मैं कह रहा हूं कि वो मैथ में 95% स्कोर करेगा श्योरली। ये मेरा कहना है, लिख के ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बट ईमानदारी से करने पड़ेंगे ढूंढ के, ठीक है, यहां से जो मैंने बताया। और इन्हीं को आपको एज अ मॉक देना है, ठीक है। कब देना है मॉक, संडे को देना है, केवल संडे को फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी पेपर हमारा दूर है। ओनली संडे, संडे को 10 बजे बैठ जाइए, 11 बजे, जब आपका मन हो। संडे को आपको एक मॉक देना है और उसके बाद उसका एनालिसिस कर देना है। एनालिसिस का मतलब कुछ नहीं होता, लोग कहते हैं एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको सॉल्यूशन जो आपके गलत हो गए वो देख लेने, जो आपके सही हुए उनको तो देखना ही देखना है, ठीक है। और आपको ये देखना है कि क्या वो क्वेश्चन थोड़ा और जल्दी हो सकता था, ठीक है। ये आपको देखना है मैथ्स में, इतना आपको करना है। और ये मॉक यार, अगर आप बिगिनर है आपको जरूर देना पड़ेगा, और अगर आप थोड़ी बहुत तैयारी कर चुके तो आपको देना ही देना होगा, ओके। स्टार्ट में क्या होगा कि आपका मॉक में कितना कितना नंबर आया करेगा, मान के चलता हूँ कितना कम आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 200 नंबर अगर आपका है, 200 नंबर का टोटल पेपर है, तो इसमें से आपका कितना मार्क्स आएगा, कम से कम 110 आया, ठीक है। तो दुखी होने का बात नहीं है। आप अगर ये सोच के बैठ जाएं कि पेपर का कट ऑफ, प्री का मैं बात कर रहा हूँ, 140 लगभग रहता है, ओके। तो आप ऐसे दुखी हो जाएंगे कि मैं तो 30 नंबर पीछे हूँ कट ऑफ से। तो यार खुद बताओ, अगर आपका पहली बार में 140 आ जाएगा तो आप खुश हो जाओगे, तो आप ये सोचोगे कि मेरा 170 आ जाए, मेरा 180 आ जाए, ठीक है। जितना भी आ रहा है वहां से स्टार्ट करो, मान के चलो कि आपका 110 आया पहले मॉक में, ठीक। तो कोशिश करो कि अगले मॉक में मेरे को 2 नंबर बढ़ाने, अगले मॉक में 112 नंबर लाओ सेकंड मॉक में, ठीक है। इस तरीके से आप मॉक देते जाओगे, नंबर आपके बढ़ते जाएंगे। बस भरोसा रखना है खुद पर कि मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ, ठीक है, तभी आपके तो मार्क्स बढ़ रहे हैं, ओके। इस स्थिति में क्या होगा ना कि जब आप मॉक 30 तक पहुंच जाओगे, जब आप 30 मॉक दे चुके होगे, उस टाइम तक आपका स्कोर कितना आने लगेगा आपको पता है, आपके 150 नंबर आएंगे कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट आया करेंगे आपके रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ। अगर आपने 30 मॉक दिए हैं ईमानदारी से तो, ठीक है। होता क्या है ना कि हम लोग कहते तो पढ़ाई बहुत करी है, लेकिन हम लोग एक्चुअली में उतने मॉक देते ही नहीं है। अपना मैं बात करूं, मैंने आज तक प्रीलिम्स के 25 से ज्यादा मॉक शायद ना दिए हूँ, 25 मॉक्स बेड़ली इतने दिए हूँ मैंने बस, ठीक है। और मैं कहता हूँ मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि किसी को पसंद नहीं है, बोरिंग लगने लगता है एक टाइम पर, ओके। बट आपको करना है यार, जो चीज़ बोरिंग लग रही है ना वही आपको नौकरी दिलाएगी, याद रखना, सही है भाई। तो आपको 30 मॉक तक आपका इतना स्कोर आने लगेगा, ये मैं कह रहा हूँ। और आपको कितने मॉक देने टोटल, 120 दिन आपके पास है। स्टार्ट में तो मैं कह रहा हूँ संडे संडे करिए,
जैसे जैसे पेपर पास आता जाएगा मॉक्स की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। ओके, टोटल मॉक्स आपको देने हैं 50 प्रीलिम्स के लिए आपको मॉक्स देने हैं, 50 प्रीलिम्स के लिए आपको मॉक देने। और वो कहाँ से मिलेंगे? cracku.com से मिलेंगे। CGL के सेट्स, CHSL के सेट्स, प्री का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी उस पर फोकस करिए और सिलेबस आप पढ़ते रहिए। ओके, ये आपका मैथ्स का पूरा डिस्कशन हो गया भाई, इतना आपको मैथ्स में करना है। ओके, याद रखना अच्छे से, एकदम डिटेल में मैंने बताया है। ओके, और अगर आप मेरी क्रेडिबिलिटी चाहते हैं तो मैं बता दूं कि मेरा CGL मेंस में 197.5 का स्कोर है आउट ऑफ 200, और प्रीलिम्स में मेरा स्कोर कोई इतना अच्छा नहीं है। प्रीलिम्स में मेरा 45 मार्क्स है आउट ऑफ 50। ओके, ठीक है, तो आप मेरे पे थोड़ा बहुत भरोसा तो कर ही सकते हैं यार, नहीं भी करते तो भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब मैं बाकी सेक्शन का बात करता हूँ, ठीक है। मैथ्स का बहुत लंबा चल गया भाई। अब भाई आप हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश का, ठीक है। इंग्लिश का बात करते हैं यार। इंग्लिश देखो यार, जिनका नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड है वो इसकी वजह से हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं भाई, इंग्लिश की वजह से। है ऐसी चीज़, इंग्लिश में डिमोटिवेट होना बहुत आसान है। डिमोटिवेट होना बहुत आसान है, मैंने क्यों बोला? क्योंकि इंग्लिश में कुछ लोग हैं यार जिनकी इंग्लिश ऑलरेडी बहुत अच्छी है, ठीक है, और उनका आप स्कोर देखते हैं कि उनका स्कोर कितना आ रहा है, ठीक है। आप देखते हैं कि उनका स्कोर इतना अच्छा आ रहा है, मेरा मेरा स्कोर क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से आप डिमोटिवेट हो सकते हैं। लेट सपोज आपका एक फ्रेंड ए नाम का है, उसका इंग्लिश में स्कोर आता है 50 में से 45, और आपका स्कोर आ रहा है, आप बी हैं, 50 में से 30 नंबर। तो यार ये गैप जो होता है ना 15 नंबर का, ये बहुत ज़्यादा लगने लगता है, बहुत ज़्यादा लगने लगता है 15 नंबर का गैप, ठीक है। आप सोचते हैं 15 नंबर कैसे कवर होंगे यार, मेरे दोस्त के 45 आ रहे हैं, मेरे केवल 30 आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये कि प्रेजेंटली आपकी कुछ कमियां हैं, ये आप मानते हैं, कुछ ना कुछ फॉल्ट है। तो यार सिंपल सी बात है, जब वो फॉल्ट फिक्स हो जाएगा तब इतने नंबर आ जाएंगे, ऑब्वियसली सिंपल सॉल्यूशन है। फॉल्ट फिक्स कैसे होगा? मान के चलता हूं कि आपके आरसी के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आपको पता है, आरसी के सीजीएल प्री में 5 क्वेश्चन आने हैं। मैं मान के चलता हूं कि आपके आरसी के हर बार 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आप कितनी भी मेहनत कर लें आपके 2 क्वेश्चन गलत हो ही गए। आरसी के इनफैक्ट जो आपका क्लोज टेस्ट आता है पेपर में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो प्री में नहीं आता है, क्लोज टेस्ट में मान के चलता हूँ, CL लिख लेते हैं। ओके, ये आपका क्लोज टेस्ट है, इसके मान के चलो कि आपके 2 क्वेश्चन गलत हो ही गए। आपने कितनी भी मेहनत कर ली, कितना भी क्लोज टेस्ट सिंपल, आपके 2 क्वेश्चन गलत हो ही रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है यार, कि आपको पहले क्लोज टेस्ट उठाने हैं। आपको क्लोज टेस्ट का कोई PDF ढूंढना है, कहीं से भी नेट पर ढूंढो, कहीं से भी कुछ लाओ, क्लोज टेस्ट का PDF लो जिसमें 50-60 क्वेश्चन हो। उस PDF को उठा के रखो अपने पास और पूरा सॉल्व कर दो एक बार में। जो चीज़ गलत हो उसको नोट करो, जो चीज़ सही हो उसके लिए खुद को शाबाशी दो, ठीक है। और आप क्लोज टेस्ट बनाओ, जितना बनाओगे उतना हेल्प मिलेगा। इंग्लिश में यही तरीका है। इंग्लिश में होता क्या है ना, कि हम लोग का कोई ना कोई एक पोर्शन वीक होता है। पूरी इंग्लिश जिसकी वीक है वो तो वैसे भी इसमें सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि किसी को बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज आप ग्रेजुएट हो, ठीक है। अगर आप सीजीएल का पेपर दे रहे हो तो आप ग्रेजुएट हो। मैं मान के चलता हूँ कि आपको इतना इंग्लिश तो आता होगा कि आप अपना नाम इंग्लिश में बता पाए, माय नेम इज अमिनव सोलंकी, इस तरीके से चीज़ आप बता पाए। ओके, और अगर आपको इतना आता है तो डेफिनेटली कुछ इंग्लिश आपको आती है और कुछ आपको नहीं आती है। कुछ टॉपिक्स आपकी इंग्लिश में वीक है। मैं अपनी बात करूं तो मेरा क्या वीक है, मेरा वोकेबलरी वीक है, ठीक है। वोकेबलरी में मेरे को कुछ तो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आते हैं, कुछ एकदम बेसिक वर्ड भी नहीं आते, ठीक है। और मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, जो मेरा एक्टिव पैसिव है उसमें मैं कुछ गलत कर देता हूँ हर बार, ठीक है। तो मेरा ये वीक टॉपिक है, आपका कुछ और हो सकता है। इन वीक टॉपिक को पकड़ो यार, इनको आपको पकड़ना है और इनको टॉपिक वाइज चलना है, ठीक है। सिलेबस तो आप लोग को पता हो गई, वो मैं आपको बता के बोर नहीं करना चाहता फिर से। आपको इसमें यही तरीका है इंग्लिश में नंबर बढ़ाने का, ठीक है। इंग्लिश में यार आपका एक टॉपिक जो वीक है उसको पकड़ लो भाई। बार बार रिपीट में इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है ये, ठीक है। ओके, ये आपको इंग्लिश में करना है और इससे ज़्यादा इंग्लिश में कुछ बताने के लिए है नहीं यार। मार्केट में ऑलरेडी बहुत मटेरियल अवेलेबल है इंग्लिश का, जहाँ से ठीक लगे करो। और मॉक टेस्ट में इंग्लिश का स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश भी यार आपको पता है ना कि 50 नंबर की तो आपकी प्री में आनी है और 200 नंबर की कहाँ आनी है, मेंस में आनी है। तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। और यार ये जो 30 नंबर लाके आप दुखी हो जाते हैं ना कि मेरे तो 30 ही नंबर आए, मेरा क्या होगा, तो कभी दुखी ना होना भाई। क्योंकि एक बात मैं बताऊँ ना, वो क्या रहा है कि मान के चलता हूँ कि आपके 30 नंबर आए,
30 आपके हिसाब से खराब नंबर है 50 में से, ठीक है। आपको लाने कितने हैं? 45 पे खुश हो? 45 लाके खुश हो जाओगे? ओके, 45 तक पहुंचने का सफर आपको बड़ा लंबा लग रहा होगा, ठीक है। खुद का बताओ, मेरे इंग्लिश में 42.5 थे, ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं थे, फिर भी ठीक है, सेटिस्फैक्टरी है। ओके, 45 तक मान के चलता हूँ, आपको 45 तक लग के खड़ा करना है। कैसे होगा? एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2 मार्क्स का। और अगर वो क्वेश्चन गलत हो जाता है तो वही क्वेश्चन कितना देके जाता है? -0.5। ये बात मानते हो? तो एक क्वेश्चन से चेंज कितने का आता है? एक क्वेश्चन से आपके इस स्कोर में कितने का चेंज आता है? 2.5 मार्क्स का आता है। 2.5 मार्क्स का चेंज आ जाता है, सोच रहे हो ना। तो अगर मैं बोलूं कि किसी बालक का क्लोज टेस्ट वीक है और उसी स्टूडेंट का वोकेबलरी भी वीक है, तो उसको क्या क्या मेहनत करनी है? उसको बस इन 2 सेक्शन के 2-2 क्वेश्चन सही तो करने हैं, जो वो गलत कर रहा है बार बार, जो वो मॉक में बार बार गलत कर रहा है, उसको यही तो सही करने हैं। तो उसके कितने नंबर बढ़ जाएंगे? 2.5 इंटू 4, 10 नंबर यहाँ से बढ़ जाएंगे, उसका 40 नंबर आने लगेगा। यही तरीका है बढ़ाने का। देखो कि गलती कहाँ पे हो रही है, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में तो आपके अलावा आपको कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। मैथ्स में तो एक बार के लिए मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दूं, अगर आप उसे कर पा रहे हैं तो मैं बता सकता हूँ कि आपको आता है कि नहीं आता। बट इंग्लिश में तो ये है कि आप ऑप्शन से ज़्यादातर क्वेश्चन को करते हैं, है ना। इंग्लिश चीज़ ही थोड़ी सी ऐसी है एसएससी सीजीएल के लिए। थोड़ा ध्यान रखिए इसका, ठीक है। इस एडवाइस को जरूर मानिए कि हर एक क्वेश्चन वाइज आपको चलना है, टॉपिक वाइज जाना है। ओके, अब अगले सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी भाई पकड़ते हैं। नेक्स्ट भाई मैंने आपका पकड़ा जीके, ठीक है। जीके यार भाई, जीके ऐसी चीज जो सबसे कम वेटेज की है, केवल 50 नंबर की आपकी प्री में आनी है, 50 मार्क्स की आपकी प्री में आनी है जीके। इसका वेटेज सबसे कम है और ये आपको सबसे ज्यादा दुखी रखेगी, सबसे ज्यादा दुखी। जीके से ज्यादा परेशान आपको कुछ नहीं करेगा। भले ही आपकी मैथ कितनी भी अच्छी हो, आपकी इंग्लिश कितनी भी अच्छी हो, आप जीके की वजह से हमेशा परेशान रहेंगे, हमेशा। ये मैं लिख के कह रहा हूँ। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि ये जीके जो है ना, सबको परेशान करती है, सबको। आप कभी ये मत सोचना कि आपकी जीके वीक है, ठीक है। सबको दिक्कत देती है जीके। आप लोग को लगता है ना कि अगर आपकी जीके में नंबर कम आते हैं तो आप लोगों ने नंबर देखे नहीं, लोगों के कितने कितने आते हैं। जीके में मेरे नंबर आए थे 19 प्री में, कितने आए थे? 27.5 50 में से। और मुझे लगा था मेरे नंबर बहुत कम है, ठीक है। फिर मैंने किसी टॉपर का इंटरव्यू देखा, उसके प्रीलिम्स में 200 मार्क्स थे आउट ऑफ 200 नॉर्मलाइज होकर। ये नॉर्मलाइज स्कोर था, ठीक है। उसका रॉ स्कोर जो बना था वो 170 कुछ था। ओके, उसके जीके में पता है कितने नंबर थे? उसके जीके में 22.5 कुछ नंबर थे। अब खुद बताओ किसकी जीके अच्छी हुई? बट फिर भी फाइनल स्कोर तो उसका ज्यादा आया ना। कुछ बात समझ में आपको आई कि जीके इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? और जीके अगर इंपॉर्टेंट है भी तो भी आप उसमें कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं पाएंगे, ये मैं पहले ही बता दूं। जीके में अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं सब पढ़ लूंगा, सारी किताब पढ़ लूंगा, मैं जीके में 50 नंबर लाके मैथ का नंबर जीके में कवर कर दूंगा, तो नहीं हो पाएगा। कोशिश करके देख लो, नहीं हो पाएगा, मेरी बात मानो। इसीलिए जीके में क्या करो यार, सबसे पहले तो ये भूल जाओ, सबसे पहले तो ये भूल जाओ कि जीके में आग लगानी है। ये भूल जाओ कि जीके में 40 नंबर लाने हैं या 45 नंबर लाने हैं। ऐसा करो कि टारगेट है ना तो दिमाग से निकाल दो एकदम, ये टारगेट दिमाग से निकाल दो, ठीक है। इतने नंबर लाना भूल जाओ, मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले। उसके बाद आप क्या करो कि ये टारगेट बना लो कि जीके में कितने नंबर लाने हैं। जीके में मुझे 30 नंबर लाने हैं, ये आपका टारगेट होना चाहिए। 30 ही लाने हैं भाई, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, मेरे को 30 नंबर लाने जीके में, ट्रेंड के हिसाब से बता रहा हूँ। और ये 30 नंबर कैसे आएंगे? ये 30 नंबर लाने के लिए करना आपको ये पड़ेगा कि आपको कुछ चीजें कवर करनी पड़ेंगी। क्या क्या है वो? सबसे पहले करंट अफेयर्स। इसको मैं 1 प्रायोरिटी दूंगा, ठीक। उसके बाद मैं दूसरी प्रायोरिटी किसको दूंगा? स्टैटिक जीके को, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं दूसरी प्रायोरिटी दूंगा, ओके। तीसरी प्रायोरिटी में किसको दूंगा? आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन तीनों को कॉम्बिनेशन। इकोनॉमिक्स को इसमें इंक्लूड मत करिए, कोई जरूरत नहीं है। और चौथी प्रायोरिटी फाइनली किसकी आएगी? आपकी साइंस की आएगी, ओके।
साइंस की आपकी चौथी प्रायोरिटी है। जीके में आपको प्रायोरिटी के हिसाब से पढ़ाई करनी है। ओके, याद रखना है इस बात को। इसका मतलब मैंने क्या कहना चाह रहा हूँ कि करंट अफेयर्स का अगर मैंने पहली प्रायोरिटी दी, उसका मतलब ये नहीं कि रोज आपको करंट अफेयर पढ़ना है। आपको करंट अफेयर मंथली कवर करना है, मंथली पीडीएफ से। मंथली पीडीएफ जो मिलती हैं, बहुत वेबसाइटें फ्री में देती हैं, टेलीग्राम पर तो भरी पड़ी है पीडीएफ। उन मंथली पीडीएफ को कर लो बस, और कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर आपने डेली कर भी ली तो आप पेपर से पहले रिवाइज नहीं कर पाओगे। जीके में दिक्कत तो यही है कि पढ़ तो आप कितना भी लो, आप जीके के 20,000 क्वेश्चन याद करके चले जाओ। याद तो वैसे भी नहीं कर सकते, पढ़ के चले जाओ, आपको पेपर में याद नहीं आएंगे, वो ऑप्शन से भी नहीं आएंगे। तो जीके का मंथली पीडीएफ करो, एक मंथ का ज्यादा से ज्यादा 200 क्वेश्चन या 300 क्वेश्चन करो, इससे ज्यादा नहीं। ओके, इतना बहुत है, इतना कर लो। और नोट्स बनाने का कोई जरूरत नहीं, उसी पीडीएफ को सेव कर लेना अलग से लैपटॉप में, उससे पढ़ते रहना। स्टैटिक जीके, ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। स्टैटिक जीके में आपको क्या करना पड़ेगा यार, कि स्टैटिक का आप लोग कोई भी यूट्यूब चैनल से प्लेलिस्ट उठा लीजिए, या फिर कहीं से पीडीएफ मिल जाए उसको उठा लीजिए, और उसको एक बार में मत करिए आप, 1 डे 1 टॉपिक ऐसा रखिए। ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दिन आपके पास बहुत है, आपके पास 120 दिन है भी। अगर मान के चलो कि आप केवल 60 दिन भी जीके पढ़े, तो आपके 60 टॉपिक्स प्रिपेयर हो जाएंगे स्टैटिक। मेरे को तो 10 भी नहीं आते इसमें से, आपके 60 हो जाएंगे फिर भी, ठीक है। 1 डे 1 टॉपिक स्टैटिक का। स्टैटिक जीके क्या होती है, आप लोग अगर कोई कंफ्यूज हो रहा हो तो वही आपके नेशनल पार्क्स हो गए, इनका न्यूक्लियर पावर स्टेशन हो गए, ये एक आपके टॉपिक हो गए, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तीनों कॉम्बिनेशन भाई बहुत डेंजरस है। हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी, ये टोटल मिला के मैं बताऊं ना, ये कितने नंबर का आता है। ये प्रीलिम्स में आपका 8 नंबर का आता होगा, आप ये मान के चलिए। 8 मार्क्स आपके इससे बनते होंगे, इन तीनों को मिला के। तो इसमें ज्यादा दुखी नहीं होना है। हिस्ट्री के लिए क्या कर सकते हैं कि आप, एक चैनल है यूट्यूब पर, अब नाम तो मैं ऐसे नहीं ले सकता, लेकिन VA नाम से है, ठीक है, VA। ओके, फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग। ये सर बहुत अच्छा जीके पढ़ाते हैं यार। इनका जो करेंट, इसका मैराथन आपका क्लास जो है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और पॉलिटी का, उसको आप लोग फिनिश कर लीजिए, और बस उतना ही करके चले जाओ भाई, पेपर में आग लगा दोगे, बात मानो। बचा आपका साइंस। साइंस के लिए क्या कर सकते हैं, पीडीएफ है, एक पीडीएफ मेरे पास है, और वो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, इसका भी हिंट ही देना पड़ेगा। इसका हिंट ये है कि एक SK98 ये करके चैनल है, उसने रिसेंटली कुछ ही दिन पहले NTPC के लिए साइंस की पीडीएफ प्रोवाइड कराई। आप प्लीज उसको डाउनलोड कर लीजिए, बहुत अच्छी पीडीएफ है यार, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। यहाँ की जो पीडीएफ है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, अच्छे से याद से। इतना आपको कवर करना है यार, और जीके में आप लोग आग लगा दोगे, 30 क्या 35 भी ले आओगे, बट ज्यादा उम्मीद मत रखना। ओके, अब आपका सारे सेक्शन कवर हो गए, नहीं एक आपका रह गया, सॉरी, एक सेक्शन आपका रह गया है। कौन सा सेक्शन है, रीजनिंग का। ये सबकी अच्छी होती है, ये अकेला ऐसा सेक्शन है जिसमें सब हीरो होते हैं, मेरे अलावा। मेरी रीजनिंग में ज्यादा नंबर नहीं आते, वही 40 42 45 बस इतने ही, ठीक है। और रीजनिंग के लिए खुशी की बात यह है यार आपको, कि अब कुछ नहीं पढ़ना है, नथिंग, कुछ नहीं करना है रीजनिंग के लिए। बस जॉब संडे को या सैटरडे को या कभी भी जॉब सेट लगाएंगे ना रीजनिंग का, प्रीवियस ईयर का, उतने से आपका काम बन जाएगा। और एक और अच्छी बात है, जो वेबसाइट मैंने बताई उसमें, कि रीजनिंग के सेट्स अलग से हैं, तो वहां से रीजनिंग का आप लोग सेट उठा लीजिए, और डेली 2 सेट प्रैक्टिस कर लीजिए, डेली 2 सेट। टाइमर कितना लोगे, 25 क्वेश्चन होते हैं, इन 25 क्वेश्चन के लिए आप लोग टाइम लगा लीजिए। चलिए टाइम आप लगा लीजिए 20 मिनट, 20 मिनट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन 20 मिनट में 25 क्वेश्चन को बनाइए। और ऐसा कब, दिन में कितनी बार करना है, दिन में 2 बार करना है। तो रीजनिंग दिन में आपको कितने मिनट्स पढ़नी है, बस आपको 40 मिनट पढ़नी है रीजनिंग, ठीक है। और किसी का बहुत मन है तो 1 घंटे पढ़ लेना, इससे ज्यादा नहीं, बस इतना ही इसमें पढ़ना है, क्योंकि वेटेज भी कम है आपका, केवल 50 मार्क्स की आपकी रीजनिंग है प्रीलिम्स में। ओके, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया। रीजनिंग में कुछ टॉपिक वाइज तो जाना है ही नहीं, मिक्स करके क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, सब कुछ मिक्स ही करना है रीजनिंग में, ज्यादा दिक्कत लेनी नहीं है इसमें। तो नंबर ऑटोमेटिकली आपके इसमें आ जाएंगे, सबके आ जाते हैं, आपके भी आ जाएंगे, ठीक है। अब यार मैं बता देता हूँ कि आपको किस टाइम क्या पढ़ना है, ठीक है, टाइम टेबल क्या होना चाहिए। मैंने बोला था सारी चीजें डिस्कस कर आप ये करेंगे, ठीक है। देख लेता हूँ क्या क्या लिखा था यहाँ पर।
जो आपको फॉलो करना है। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टाइम टेबल आपका बिल्कुल हेक्टिक नहीं होना चाहिए। टाइम टेबल जो होना है काफी लीनियंट बनाना है, बहुत ही लीनियंट टाइम टेबल बनाना है, स्ट्रिक्ट तो बनाना नहीं है, क्योंकि अभी आप पेपर से काफी दूर हैं। ठीक है, अभी आप 5 महीने दूर हैं पेपर से, इसीलिए तो टाइम टेबल आपको लीनियंट बनाना है। और अगर मेरी बात आप मानना चाह रहे हैं, ओके, लीनियंट की भी स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, ओके, काफी शर्म की बात है ये, जल्दी जल्दी में। अब टाइम टेबल आपको भाई बनाना है, कैसे बनेगा? सबसे पहले भाई आपको करना है कि आपको दिन किससे स्टार्ट करना है। आपको जो डे है आपका, ये मैथ से स्टार्ट करना है, मैथ। ये बहुत जरूरी है, अगर मेरी बात मानो तो। मॉर्निंग में कितने बजे आप उठो, आप 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, कितने बजे उठते हो, उठ के ब्रश करके मैथ करने बैठ जाओ। ओके, मैथ आप बना लो 2 घंटे कंटिन्यूस, कंटिन्यूस में कह रहा हूँ 2 आवर्स से कंटिन्यूस। बोर होते हो तो होते रहो भाई, नौकरी चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता बोर हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। उसके बाद आपको आना है इंग्लिश पर। ओके, इंग्लिश आपको बनाना है 1 आवर या 1.5 आवर, जो मैंने बताया आपको उतना करना है। ओके, इतना आपने कर लिया, फिर आपको किस पर आना है? उसके बाद आपको आना है रीजनिंग पर आ जाओ। ओके, और रीजनिंग आप जितनी देर बना सकते हो, 1 आवर बना सकते हो 1 आवर बना लो, उससे ज्यादा जरूरत है भी नहीं। ठीक, लास्ट में आपको क्या करना है? लास्ट में भाई आपको करना है जीके, और जीके आपको पढ़ना पड़ेगा 1 आवर मिनिमम। 1 आवर मिनिमम मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर प्री में आप लोग आग लगाना चाह रहे हो ना, तो जीके का वेटेज इतना भी हल्के में मत लेना कि जीके में 8 ही नंबर ला पाओ 50 में से। ठीक है, जीके में एटलीस्ट रेस्पेक्टेबल 25-30 नंबर तो लाने ही है। सही है, इतना आपको ये टाइम टेबल आपका रहना चाहिए, जो आपको डेली फॉलो करना है। इसी सीक्वेंस में जाओ। इसका रीजन है यार, ऐसा नहीं कि मैं हवा में कुछ भी बता दूं। रीजन क्या है ना, कि यार मैथ दिन में बोलने का क्यों बोला मैंने? मैथ दिन में करने का इसलिए बोला बिकॉज मैथ्स का वेटेज सबसे ज्यादा है, और सबसे दिक्कत आपको मैथ्स ही देगी एसएससी सीजीएल में। बाकी टॉपिक तो आप कर भी लोगे। उसके बाद मैंने इंग्लिश इसीलिए बोला क्योंकि इंग्लिश, उसके बाद इंग्लिश का भी इक्वल वेटेज है मैथ्स के जितना। इंग्लिश और मैथ मिला के आपकी कितने नंबर की हुई? 250 प्लस 250, 500 नंबर की तो आपको इंग्लिश और मैथ ही मिल रही है। तो क्यों ना इसको अच्छे से एक्सप्लोर किया जाए, है ना? और जो जीके प्लस रीजनिंग है, ये आपका कितने नंबर का हो रहा है? केवल 100 नंबर का हो रहा है। तो इसलिए मैंने इसमें कम कम टाइम देने को बोला है। और अगर आपके पास और टाइम दे सकते हो, अगर आप कह रहे हो कि यार ये टाइम तो बहुत कम है, मुझे ज़्यादा पढ़ना है, आपने तो भाई केवल 5 आवर्स का टाइम टेबल बताया है, मैं दिन में 8 घंटे पढ़ सकता हूँ, तो यार जो एक्स्ट्रा टाइम है ना, उसको इनमें कभी मत लगाना, इन दोनों में प्लीज़ कभी मत लगाना। उस एक्स्ट्रा टाइम को मैथ और इंग्लिश में एडजस्ट करो। अगर कोई आप में से ऐसा है जो 8 घंटे पढ़ना चाह रहा है, तो मैथ में +1 कर लो और इंग्लिश में +1 कर लो। ठीक है, प्लीज़ वहां मत करना, ये रीजनिंग और जीके में, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ये आपका टाइम टेबल है, इसको फॉलो करिए यार। और भाई मेरे हिसाब से तो जितना हो सकता है मैंने आपको सब बता दिया है। कभी भी नंबर को लेकर दुखी मत होना भाई, ठीक है? मैं खुद बता रहा हूँ भाई, मेरे एसएससी सीजीएल 19 प्री में आप लोग नंबर पूछते रहते हो यार, मेरे को इतने अच्छे नंबर नहीं आते। मेरे इसमें 172.5 मार्क्स हैं आउट ऑफ 200। ठीक है, लेकिन क्या मैंने सोचा था कि मेरे इतने नंबर आ सकते हैं? नहीं सोचा था, क्योंकि मेरे कभी इतने नंबर आए नहीं मॉक में, कभी नहीं आए। कैसे आएंगे यार? इतने डिफिकल्ट मॉक्स अगर कंपनी वाले बना देंगे तो कैसे आएंगे? तो यार मेरे तो इनफैक्ट जो मैं प्रीवियस ईयर पेपर देता था, प्रीवियस ईयर पेपर, उनमें भी मेरे कभी ऐसा नहीं मैं कह सकता कि मेरे 160 आ गए हों। और ये मेरा इनफैक्ट नॉर्मल स्कोर है। एग्जैक्ट इतने नंबर नहीं थे, एग्जैक्ट मेरे जो मार्क्स आए थे वो मेरे 155 थे। ठीक है, इस 155 को बढ़कर 17 मार्क्स इसमें इंक्रीज हुए रिजल्ट के बाद, और ये 172.5 हो गए। तो यार ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं, कोई ऐसा बहुत बड़ा 30 मार्क आए। आपको पता है इस बार जो एसएससी सीजीएल जिसने टॉप करा है, उसके रॉ स्कोर उसका कितना था? प्री की मैं बात कर रहा हूँ, रॉ स्कोर केवल उसका शायद 160 या 165 था। इतना रॉ स्कोर था, और उसकी शिफ्ट जो थी ना बहुत डिफिकल्ट थी। डिफिकल्ट शिफ्ट में इतना स्कोर था, तो उस कितना स्कोर बढ़ा? 45 मार्क्स स्कोर बढ़ गया, तो जाके कितना हो गया वो? 200 प्लस हो गया। इमेजिन कर रहे हो 200 में से 200 नंबर कैसे आए? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का इंक्रीज हुआ इतना। ठीक है,
तो कभी ये नहीं सोचना यार कि मैं 180 का पढ़ के जाऊंगा प्री में, नहीं ला पाओगे इतने। आप कितने का करके जाओ, 160, 165, 170 इसका टारगेट लेके चलो। इतना रॉ स्कोर लाना है, ये टारगेट आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। इतना मुझे रॉ स्कोर लाना है। और इतना रॉ स्कोर कब आएगा, जब आप, एक पेज ऐड कर लेता हूं, मैथ्स में कितना लाएंगे, या तो 47.5 या 45, 50 मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 50 बहुत ही अनरियलिस्टिक हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो टफ आ जाए, एक क्या, अगर टफ आने को आए तो 5-6 भी टफ आ सकते हैं। इसलिए 47.5, 45 इतना मार्क्स आप लेके चलो। इस स्थिति में मुझे लाना है खुद को, ओके। इंग्लिश में आप लेके चलो खुद को कि मुझे 45 मार्क्स तक पोजीशन में रखना है, और अगर इंग्लिश में आप अच्छे हो तो आप इस टारगेट को 50 भी रख सकते हो, ओके। फिर आपको रीजनिंग में कहना है कि मुझे रीजनिंग में नंबर खोना ही नहीं है। रीजनिंग में मेरा टारगेट होना चाहिए 50 में 50, और कहीं गलती से अगर क्वेश्चन आ गया तो मैं उसे छोड़ सकता हूं। इतना आपका रीजनिंग में करना है, ओके। बचा आपका जीके, जो बचा हुआ है वो जीके में कवर करना है। जीके में वही 25-30 जितना आप ला पाओ, ये आपका टारगेट होना चाहिए। आइडियली इतने होने चाहिए। अब इनफैक्ट पेपर में कुछ ना कुछ हो सकता है, खराब हो जाए। अब होता क्या है ना कि एक सेक्शन टफ आ जाता है, जैसे कि मैं अपना बोलूं कि मेरा रीजनिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया पेपर में, बट ऐसा नहीं कि मेरा रीजनिंग खराब है, ठीक है। लेकिन आइडियली टारगेट ये होना चाहिए कि आपको इन 4 में से 3 सेक्शन अच्छे करने हैं, ठीक है। इन 4 में से लेट सपोज आपको ये 3 सेक्शन अच्छे करने हैं पेपर में, उसके हिसाब से तैयारी करके चलिए, ओके। और कभी दुखी मत होना यार कि नंबर कैसे आएंगे, क्या आएंगे, पढ़ोगे तो अपने आप आएंगे, ठीक है। एक ही तरीका है पढ़ने का, और तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, ओके। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं यार, काफी लंबा वीडियो हो गया। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। जीके पे ज्यादा दुखी मत होना प्लीज, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ध्यान किस पे रखना है, मैथ्स, इंग्लिश, ये दोनों आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। इनको घोल के पी जाओ यार, जहां से जो अच्छा लगता है पढ़ो, ओके। और कोई स्ट्रेटेजी नहीं बतानी है, बस इतना ही बताना था, याद रखना भाई, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।